हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं DSSS का क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, जो आपका में ये पेपर का एनालाइज रह गया था मेरे कोड की वजह से, तो इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलो अब हम देर नहीं करते, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एज पर सेक्शन 3 ऑफ चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, विच अथॉरिटी हैज द पावर टू स्पेसिफाई हजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस फॉर एडोलेसेंट बाय नोटिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर 1986 का सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो एडोलेसेंट के लिए हजार्डस प्रोसेस को नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकती है। मतलब यानी कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा काम एडोलसेंट 14 से 18 साल के बच्चे के लिए डेंजरस है और उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करेगा। तो देखो, सेक्शन 3A का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेक्शन 3A का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारे एडोलसेंट होते हैं ना, एडोलसेंट कौन होते हैं? एडोलसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर में होते हैं 14 से 18 साल के। ठीक है, जो इन्हें एडोलसेंट कहा जाता है और ये हजार्डेड प्रोसेस में इनका काम करना मना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लिस्ट बनाता कौन है? तो ऑप्शन 1 है इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और इन्फॉर्मेंस करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा और एनफोर्स करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इसका आंसर नहीं होगा। अब इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब लेबर कमिश्नर क्यों नहीं है? लेबर कमिश्नर एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। ठीक है, और लेकिन एक्ट के अंडर उसका नोटिफिकेशन इशू करने का कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लेबर लॉ में ना स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड होती है, लेकिन सेक्शन 3A में स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दी गई है। तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? As per Section 22 of Industrial Dispute Act, during the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer and 7 days after the conclusion of such proceeding, which of the following is prohibited? अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 22 क्या कहता है? देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेक्शन 22 में ये पूछ रहा है कि जब कंसिलेशन प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, तो उसके खत्म होने के 7 दिन बाद तक कौन सा एक्शन प्रोहिबिटेड है इनमें से? अप्रोच टू कोर्ट कि आप 7 दिन बाद तक कोर्ट नहीं जा सकते, या ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, या स्ट्राइक नहीं कर सकते, या इनिशिएशन ऑफ मेडिएशन नहीं कर सकते। तो वो अगर देखो, तो इसका आंसर है स्ट्राइक। कि अगर कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग के दौरान और उसके खत्म होने के 7 दिन बाद तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। सेक्शन 22 क्या होता है? सेक्शन 22 होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए होता है। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए होता है। और इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना और कंसिलेशन के टाइम प्रेशर टैक्टिक को रोकना। ठीक है, इसलिए लॉ बोलता है कि ना तो एम्प्लॉयर प्रेशर डाले और ना ही वर्कमैन प्रेशर डाले, तो स्ट्राइक नहीं होगी 7 दिन तक। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एलोकेबल सरप्लस मीन इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर दैट इज कंपनी अदर देन ए बैंकिंग company which has not made the prescribed arrangement under the income tax dash of the available surplus in an accounting year। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जब एम्प्लॉयर की कंपनी हो और वो बैंकिंग कंपनी के अलावा, ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बैंकिंग कंपनी के अलावा उसने इनकम टैक्स के अंडर प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट नहीं किए हों, तो एलोकेबल सरप्लस कितना होगा? तो देखो, यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। एक होता है एम्प्लॉयर, मैं आपको समझा रही हूँ। एक होता है एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, ठीक है, कंपनी। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि वो बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो बैंकिंग कंपनी नहीं है। तीसरा, इनकम टैक्स के अरेंजमेंट उसने नहीं किए हैं। तो अवेलेबल सरप्लस क्या होता है? अवेलेबल सरप्लस वो होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बोनस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वो अवेलेबल सरप्लस होता है। और एलोकेबल सरप्लस क्या होता है?
अवेलेबल सरप्लस का वो परसेंटेज जो एम्प्लॉय को बोनस देने के लिए एलोकेट किया जाता है। तो देखो ये एक्ट क्या क्लियर करता है, इस एक्ट का रूल है कि कंपनी अदर देन बैंकिंग है, तो इस केस में जब प्रिस्क्राइब्ड आईटी मतलब इनकम टैक्स के अरेंजमेंट नहीं होते तो एलोकेबल सरप्लस होता है 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। 20 इंडियन भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है, तो उनकी एज क्या है फैक्ट्री, माइन और हजार्ड प्रोसेस में, तो उनकी एज होती है 14 साल। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस एक्ट में ये दिया गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, As per the provision of Employee Compensation Act, employer shall not be liable to compensate his company in which of the following। देखो क्वेश्चन 16 क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर किस सिचुएशन में कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं होता। देखो या तो इंजरी दो दिन तक हो, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, और देखो और सच इंजरी कॉज टोटल डिसेबलमेंट हो पीरियड एक्सीडिंग 2 days, ये भी नहीं होता। इसमें सीधा सीधा रूल है कि जो इंजरी है ना विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबल इन द एम्प्लॉय फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 days, इसमें ये होती है। देखो अगर इंजरी से टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट रिजल्ट आया है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर डिसेबलमेंट 3 दिन से ज़्यादा नहीं है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक टू और एग्जीक्यूट एनी वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर only after they fulfill which of the following requirement under section 12 of the contract labor regulation abolition act 1970। देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर तभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू काम करेगा जब वो कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करे। इसमें ये पूछा गया है कि सेक्शन 12 में वो कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर कौन सी लीगल कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 12 क्या बोलता है, सेक्शन 12 बोलता है नो कॉन्ट्रैक्टर शैल अंडरटेक और एग्जीक्यूट एनी वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद लाइसेंस इशू बाय द लाइसेंसिंग ऑफिसर, यानी कि लाइसेंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12 क्या बोलता है कि लाइसेंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है और लाइसेंस मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें ये आ गया अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द लाइसेंस इशू इन द बिहाफ ऑफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग is the effect of non-registration of establishment under section 10 of the building and other construction worker। इसमें ये पूछ रहा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में 1996 के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा। देखो प्रोहिबिट एम्प्लॉय फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ये तो नहीं होता। अनेबल टू एम्प्लॉय बिल्डिंग वर्कर इन द एस्टेब्लिशमेंट, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट नहीं करते, पेनल्टी नहीं लगाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो ब्लैक लिस्ट का क्या करेंगे, क्या ही पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फ्रेम अलाउ फॉर एन एम्प्लॉयर टू पे ग्रेच्युटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में एम्प्लॉयर को कितना मैक्सिमम टाइम अलाउ होता है, तो वो होता है 30 डेज में। ठीक है, 30 डेज में उसे ग्रेच्युटी पेबल करनी होती है, और ये कौन सा सेक्शन कहता है, 7 सब क्लोज 3 कहता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये इस डिसिप्लिन का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, who define the limit with with which a registering officer shall exercise the power conferred on him or under section 6 of the building and construction worker एक्ट 1996। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो एक्ट है उसके सेक्शन 6 में क्या बोला गया है। उसके सेक्शन 6 में रजिस्टरिंग ऑफिसर अपनी पावर किस लिमिट तक
यूज़ करेगा और या उसकी लिमिट कौन डिफाइन करेगा, तो ये पूछा गया है। तो वो करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। सेक्शन 6 क्या कहता है, देखो सेक्शन 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है ना, ठीक है, उसमें लिमिट डिफाइन कौन करता है, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। सिंपल सी बात ये कही गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आपका यहाँ पे डिसिप्लिन 3 फिनिश हो चुका है। डिसिप्लिन 3 फिनिश हो चुका है। ठीक है। एक डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 डिसिप्लिन फिनिश हो गए, तो आपके हो गए टोटल 60 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत भी एफर्ट किए हैं आपको ये क्वेश्चन समझाने में, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट डिसिप्लिन मैं अगले वीडियो में लाऊंगी। ओके, बाय बाय गाइज, थैंक यू।